आप सभी का स्वागत है उमंग लाइब्रेरी द्वारा आयोजित इस खास बातचीत में। आज का ये व्याख्यान उमंग लाइब्रेरी की तरफ से किए गए कई प्रयासों का ही एक हिस्सा है, जिससे विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना को आगे बढ़ाया जा सके। इसी प्रयास में हमने विज्ञान व्याख्यान माला का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर रवि सिन्हा जी के साथ हमने ब्रह्मांड से लेकर अणु तक की चर्चा की। इस व्याख्यान माला के सभी व्याख्यान आपको हमारे YouTube चैनल वक्ता से तो आप सभी हम सब जानते ही हैं। डॉक्टर गौहर रजा जी वैज्ञानिक एवं एवं कवि होने का एक रेयर कॉम्बिनेशन है। वैज्ञानिक चेतना एवं विज्ञान को लेकर आपका काम हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। हम सभी आपका स्वागत करते हैं। आप आए और अपनी बात रखें। वैज्ञानिक चिंतन, विज्ञान का वर्चस्व और कोविड संकट। बहुत शुक्रिया यतिन। सुभाष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का कि कुछ दोस्तों के साथ दिल की बातें की जा सकें। हालांकि साइंस की बातों को दिल की बातें नहीं माना जाता है। मैं साइंस की बातों को भी दिल की बातें ही मानता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शायरी को दिल की बात मानता हूँ। उमंग लाइब्रेरी का बहुत बहुत शुक्रिया। रवि भाई मौजूद हैं तो थोड़ा सा नर्वसनेस होगी ही इस बात को लेकर के कि साइंस के बारे में अगर बात की जाए तो रवि भाई के सामने जरा सा मुश्किल काम है। बहरहाल साइंटिफिक टेम्पर, साइंस क्या है, आ, हम किसे साइंटिफिक टेम्पर समझते हैं, हम किसे साइंस समझते हैं, ये सवाल मेरे दिल के हमेशा बहुत करीब रहे। और जैसे जैसे मेरी अपनी पढ़ाई और कॉन्शियसनेस बढ़ती गई, वैसे वैसे ये भी पता लगता गया कि ये जो आसान सवाल हैं, जो लगते हैं आसान, साइंस तो हर बच्चा 10वीं क्लास तक पढ़ता है, तो ये पूछना ही बेवकूफी है कि साइंस क्या है। लेकिन जैसे ही सोचना शुरू करते हैं वैसे ही हमारे सामने ये बात वाज़ेह होती चली जाती है कि ये सवाल आसान नहीं है, इनका जवाब देना आसान नहीं है। और अगर आप लिटरेचर पढ़ना शुरू करें, फलसफे में जाएं, आप हिस्टोरियन, साइंस के हिस्टोरियंस को पढ़ना शुरू करें, तो ये सवाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा जटिल होते जाते हैं, इनके जवाब भी मुश्किल होते चले जाते हैं और इतने मुश्किल हो जाते हैं कि ये कट जाते हैं। लेकिन जब हम साइंस के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कहीं साइंस है हमारे आसपास, हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारी सोच का हिस्सा है। क्योंकि स्कूल से लेकर के और जिंदगी बनाने तक हर जगह कहीं ना कहीं साइंस के साथ वास्ता आज की दुनिया में हर इंसान को पड़ता रहता है। तो बिल्कुल वैसे ही है कि अब हवा चारों तरफ है, आप पूछे हवा क्या है तो जरा मुश्किल हो जाता है जवाब देना कि हवा क्या है। ये चीजें, डेमोक्रेसी, कल्चर क्या है, ये सारे सवाल मुश्किल सवाल इसलिए हो जाते हैं कि ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन इन पे लगातार चिंतन करना बहुत जरूरी है और खास तौर से साइंस क्या है पे चिंतन करना जरूरी है। इसलिए कुछ हिस्सा मैं अपने लेक्चर का जो साइंस है उससे मैं क्या मतलब निकालता हूं, क्या मतलब समझता हूं, वो सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, लगातार ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि ये हिंदुस्तानी साइंस है, ये वेस्टर्न साइंस है, ये अरब साइंस है, ये चाइनीज साइंस है। लगातार हमको ये सब कुछ कानों में पड़ता रहता है। ये भी पड़ता रहता है कि हमारे यहाँ बहुत साइंस थी पहले, फिर कुछ बाहर के लोग आए, उनकी वजह से परेशानी खड़ी हो गई और हमारी साइंस जो है वो कहीं पीछे चली गई। कुछ लोग और सीख के, सुन के, हमारी किताबें लेके, हमारे शास्त्र लेके यहां से, और उन्होंने साइंस डेवलप कर ली। ये भी सुनने को मिलता है कि कुरान के अंदर सारी साइंस मौजूद है या किसी और शास्त्र के अंदर, बाइबल के अंदर सारी साइंस मौजूद है। और साइंटिस्ट जो कुछ आज निकालते हैं वो बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने कहा हुआ है।
साइंस को समझने के लिए, विज्ञान को क्या है को समझने के लिए, या किसी भी और चीज को इस तरह की जो होती है उनको समझने के लिए एक तरीका जो बहुत सिंपल सा है वो ये है कि उनके मुकाबले में क्या है, उनसे अलग क्या है, ये दोनों चीजें मिल करके विज्ञान को परिभाषित करती है। तो जब हम फिलॉसफी में बहुत ना जाते हुए या हिस्ट्री ऑफ साइंस में ना जाते हुए कुछ चीजों को देखें, तो एक तरफ ऑर्गेनाइज धर्म है, जिनके शास्त्र हैं, जिनकी किताबें हैं, जिनमें इस ब्रह्मांड से लेकर के इंसान और हमारे चारों तरफ की जो रियलिटी है उसको समझने के लिए कुछ तरीके मौजूद हैं, और दूसरी तरफ साइंस है। और मैं इन सारे धर्मों को, खास तौर से ऑर्गेनाइज धर्मों को, लेकिन ऑर्गेनाइज धर्मों से बाहर उनको एक तरफ रख करके अगर साइंस को देखता हूं तो मुझे कुछ फर्क दिखाई देते हैं दोनों के बीच में। उनमें से दो एक फर्क, बहुत सारे फर्क हैं, लेकिन दो एक फर्क मैं यहां शुरू में ही उनकी तरफ इशारा करता चलूं। साइंस, विज्ञान हमें मालूम है और बार बार बताया भी जाता है कि सवाल पूछने पर आधारित है। सवाल खड़े जब होते हैं तो उनकी जवाब तलाश करने में हमें साइंस तक पहुंचना होता है, और सवाल ना पूछे जाएं तो साइंस कुछ नहीं है, ये लगातार कहा जाता है हमसे। तो क्या धर्मों के अंदर सवाल नहीं पूछे गए? मेरा मानना यह है कि धर्म भी सवाल पूछते हैं और सवाल का जवाब देते हैं। और कुछ धार्मिक किताबें, खासतौर से गीता को अगर ले लें, वैसे दार्शनिक किताबें भी हैं ऐसी जिनमें सवाल और जवाब ही, उनका आधार ही सवाल और जवाब के ऊपर। तो फिर क्या फर्क है? मेरा मानना यह है कि बहुत डिटेल में ना जाते हुए मैं समझता हूं कि साइंस के सवाल, बड़े सवाल, मेटा सवाल जिनको कहता हूं मैं, बड़े सवाल हमेशा हाउ से शुरू होते हैं, यानी कैसे साइंस का आधार बनता है। और जब हम सीमा पर पहुंचते हैं, अपने ज्ञान की सीमा पर पहुंचते हैं, तो हमें जवाब मिलता है कि हमें नहीं मालूम इसके आगे। आगे आने वाली साइंस शायद इसका जवाब दे पाए। जब हम धर्म में सवाल पूछते हैं तो वो हमेशा वाई से शुरू होते हैं, उनके बड़े सवाल। बड़े सवाल और छोटे सवाल में ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए कुछ चीजें आप मेरी बस सुन लीजिए शुरू में, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जब हम वाई क्यों पूछते हैं, फूल क्यों खिलते हैं, सूरज क्यों निकलता है, और हम अपने ज्ञान की सीमा पे पहुंचते हैं, तो उस सीमा के आगे हमें जवाब मिलता है भगवान की मर्जी, गॉड की मर्जी, अल्लाह की, खुदा की मर्जी, यहुआ की मर्जी। तो हम दो अगर अलग अलग रास्ते चुने, ये ब्रह्मांड क्यों बना है, भगवान की मर्जी। रात क्यों होती है, दिन क्यों होता है, इसकी सीमा पे पहुंच जाए तो भगवान की मर्जी। पानी ऊपर से नीचे क्यों आता है, नीचे क्यों गिरती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है, वगैरह वगैरह, चलते जाइए। पर कैसे पे जब पहुंचेंगे, अगर शुरुआत कैसे से है, तो हमारा जवाब आएगा कि हमें नहीं मालूम। जैसे आज साइंटिस्ट कहते हैं कि मास कहां से आता है पार्टिकल के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या आधार है, तब हम कहते हैं आज सबसे बेहतर जो एक्सप्लेनेशन है वो स्टैंडर्ड मॉडल दे रहा है, उसके आगे हमें पता नहीं। एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, जानकारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और ये जानकारी कल शायद हमें मिल जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और कैसे बनता है, ब्रह्मांड में कैसे पैदा हुआ।
ये एक फर्क है दोनों के बीच में, लेकिन और भी कुछ छोटे छोटे फर्क है जिनमें साइंस में कोई अथॉरिटी नहीं होती फाइनल। जैसे कोई भी बड़ा साइंटिस्ट ले लीजिए, वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है हमारे यहाँ। आप किताब पढ़ेंगे, पेपर पढ़ेंगे और जानकारी हासिल कर इकट्ठा कर लेंगे, कल को वो बदल सकती, तो नए पेपर्स छपेंगे, उनसे जानकारी फैलेगी, नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे, नई खोज की जाएंगी। धर्म में एक अथॉरिटी होती है, वो या तो शास्त्रों के अंदर होगी, किताबों के अंदर होगी, ट्रेडिशंस के अंदर होगी, और या फिर किसी एक इंसान के अंदर होगी। मान लीजिए अभी बहुत जोरों में चला था 3 तलाक का मामला, तो पहले आप कोशिश करेंगे कि आसपास के जो लोग हैं, जो ज्यादा जानकार हैं धर्म के, उनसे बात कर लें मसला हल करने के लिए। फिर उसके बाद आप जाएंगे बड़े काजी के पास, फिर उनसे बड़े काजी के पास, मसला हल नहीं होगा, और आखिर में शायद आप अरब के काजी के पास जाएंगे और पूछेंगे कि भाई क्या मसले का हल है, और वहां जवाब मिले, वो फाइनल जवाब होगा। और ये एस्यूम करेंगे आप कि उसको कुरान की पूरी जानकारी है। इसी तरह से शास्त्रों में हम ढूंढते हैं, किताबों में, और पुरानी से पुरानी किताब जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक होगी। साइंस में नई से नई किताब, नए से नया रिसर्च पेपर ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक होगा। ये तीसरा फर्क। चौथा फर्क ये है कि साइंस आगे नहीं बढ़ती तब तक जब तक कि हम अपने पूर्वजों को गलत साबित ना करें या उन्हें सही साबित करने के नए तरीके ना निकालें। अगर मैं ये आज कहूं कि मैंने न्यूटन्स के लॉज खोजे हैं, या मुझे पूरी तरह से याद है, मैं बहुत दिग्गज हो गया, तो कहेंगे बेकार की बात मत करो, ये तो सारी किताबों में पिछले 300-400 साल से लिखे हुए हैं, तुम क्या चीज। अगर मैं E = mc² फिर से खोज के निकालूं तो कोई मुझे भाव नहीं देगा। पर अगर मैं हाफिज हो जाऊं कुरान का, या बाइबल मुझे याद हो, या मुझे गीता के श्लोक याद हो, तो वहां से मुझे अथॉरिटी मिलेगी। लोग कहेंगे हाँ, कुछ दिग्गज आदमी है ये। तो यहां पर बिना गलत साबित किए या बिना नया तरीका निकाले हुए साइंस आगे नहीं बढ़ती। धर्म में ऐसा नहीं होता, हमेशा का सच होता है। वो सच कितनी अच्छी तरह से आपको आता है, ये इंपॉर्टेंट है। धर्मों के अंदर यहां सच बदल रहा है, हमेशा का कोई सच नहीं है साइंस में। और यही सबसे बड़ी साइंस की स्ट्रेंथ है, इसीलिए वो एवर एक्सपैंडिंग नॉलेज है, हमेशा बढ़ते जाने वाला ज्ञान है। और आखिरी चीज की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, मैं 25-30 हैं जो गिनाए जा सकते हैं, पर मैं कुछ ही ले रहा हूं उनमें से। अगर मान लीजिए कि मैं न्यूटन की इक्वेशंस में कुछ गलती निकाल दूं, G = m1 × m2² m2 में गलती निकाल दूंगा, भाई न्यूटन ने गलती की, तो मेरे साथ क्या होगा। या E = mc², जो दुनिया की सबसे मशहूर इक्वेशंस में से, इसीलिए मैं ये 2 इक्वेशंस ले रहा हूं, इनमें कहूं कि ये गलती की थी आइंस्टाइन ने या न्यूटन ने, सही इक्वेशन मैं दे रहा हूं आज, और वो प्रूव कर दूं, तो क्या होगा मेरे साथ। मेरे साथ ये होगा कि मुझे शायद कल नोबेल प्राइज मिल जाए, अगला नोबेल प्राइज मेरे नाम पे लिख दिया जाएगा। यानी जब हम बड़े से बड़े साइंटिस्ट को गलत साबित करते हैं तो साइंस में जश्न मनाया जाता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सीता जी जो हैं वो जनकपुर में नहीं पैदा हुई, रामचंद्र जी अयोध्या में नहीं पैदा हुए थे, तो क्या होगा।
ये प्रूव करने की कोशिश कर दूं तो मेरा बहिष्कार किया जाएगा, जात बराबर बाहर किया जाएगा, और हो सकता है कि मेरी जिंदगी खतरे में आ जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रूनो को ये कहने के ऊपर कि जो कुछ उससे पहले बताया गया है और प्रूव करने की कोशिश की गई है वो सही है, यानी धरती ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, ये कहने के लिए उसको जिंदा जला दिया गया। हमारे देश के अंदर आर्यभट्ट का बहिष्कार किया गया था ये कहने के ऊपर कि राहु केतु कुछ नहीं है। तो धर्म के अंदर आप गलत साबित नहीं कर सकते कुछ चीजों को जो बेसिक है, जिनकी मान्यता है, जो लिखी हुई है शास्त्रों में, आप उनको गलत नहीं कह सकते, ये इजाजत आपको नहीं। ये है साइंस में और गैर साइंस में, जिसे अंग्रेजी में मैं एक्स्ट्रा साइंस कहता हूं। साइंस के बाहर के जो तरीके हैं अपनी रियलिटी को समझने के लिए, अपने आसपास चीजों को समझने के लिए, उन दोनों में ये मूल फर्क तो है ही। मेरे ख्याल में आप और फर्क बहुत सारे सोच सकते हैं कि साइंस में और चीजों में और तरीकों में क्या फर्क है। अगर हम देखें साइंस की एक डेफिनेशन जो हमें देखने को मिलती है, वो ये है कि एनी सिस्टम ऑफ नॉलेज that is concerned with physical world and its phenomena, and that entails unbiased observation and systematic experimentation, knowledge gained by these methods, ये साइंस है, ये विज्ञान है। मैं समझता हूं कि मैंने जो कुछ अभी तक कहा है वो इस तरह की डेफिनेशन से एक कदम आगे जाने वाली बात है। हमें उससे एक कदम आगे जाकर के सोचना चाहिए कि साइंस में और तरीकों में क्या फर्क है। और यहां से बात शुरू होती है मेरे ख्याल में साइंटिफिक टेम्पर की भी। लेकिन इससे पहले कि मैं साइंटिफिक टेम्पर तक आऊं, यानी जो दृष्टि होती है, विज्ञान की दृष्टि है या विज्ञान का दृष्टिकोण है, उसमें और साइंस में हम कैसे फर्क देखें, इससे पहले थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां हमारी सभ्यता में, लाइक एनी अदर सभ्यता, उसमें कोई खास बात नहीं है और उसमें कोई कम आंकने वाली बात भी नहीं है। हमारे यहां साइंस या विज्ञान की जड़ें नहीं थी। हमारे यहां धर्म की भी जड़ें थी, हमारे यहां विज्ञान की भी जड़ें थी। और मैं उन लोगों में से हूं जो वेस्टर्न साइंस और ईस्टर्न साइंस और इंडियन साइंस और चाइनीज साइंस और अरब साइंस इस बात को मानने को तैयार नहीं। साइंस साइंस होती है, और साइंस ये भी नहीं है कि सिर्फ मॉडर्न साइंस साइंस है, क्योंकि जो सवाल मॉडर्न साइंस ने पूछे और जिनका जवाब दिए, उन सवालों की जड़ें भी शायद इतना पीछे जाती हैं कि वो इंसान ने जब सवाल पूछने शुरू किए तो कर दिए थे, उन सवालों को पूछना शुरू कर दिया था और उनका जवाब भी हासिल करने की कोशिश करने लगे। ये अलग बात है कि साइंस में, जैसा मैंने कहा, कि जवाब बदलते हैं, यानी धरती चपटी हो सकती है, फिर गोल हो सकती है, सवाल वही है। वो केंद्र में हो सकती है, वो केंद्र से बाहर हो सकती है, सवाल वही है सारे, और इनके जवाब हम ढूंढ रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि हमें साइंस को इस तरह से श्रेणियों में बांटना चाहिए। साइंस साइंस होती है, वो कोई सीमाएं नहीं जानती। वो हमने जो सीमाएं बना रखी हैं देशों की, उनको तो बिल्कुल नकार के सारे में फैल जाती है। तो हमारे देश में भी जड़ें मौजूद थी, लेकिन जब मॉडर्न साइंस ने एक टर्न लिया,
और नए तरीकों से साइंस की जाने लगी, जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होने लगा। टेलीस्कोप आया, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्कोप आया, तरीके निकाले गए जिनसे हम भाप का इंजन बना करके और बहुत सारी मशीनें बना सकें, और फिर उसके बाद आज हमारे पास कंप्यूटर तक पहुंच गया है मामला, या हम सैटेलाइट भेज रहे हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी मिल करके साइंस के साथ उसको बहुत, हमारे ज्ञान को बहुत तेजी से जब बढ़ाने लगी, तो हमारे देश के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव हमारे देश के ऊपर, हमारी सभ्यता के ऊपर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद खास तौर से डेमोक्रेटिक आइडियाज का पड़ा। तो ये दोनों चीजें, साइंस के आइडियाज और जिसको मैं ज्ञान समझता हूं, इसको टेक्नोलॉजी से अलग करके देखना चाहिए। टेक्नोलॉजी अलग है और साइंस अलग है, ये मेरा यकीन है। दोनों में बहुत बड़े बड़े फर्क है। तो मैं सिर्फ विज्ञान की या टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ज्ञान की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूं, विज्ञान की बात कर रहा हूं। दोनों में क्या फर्क है, इसके लिए एक अलग शायद वार्ता की जरूरत पड़ेगी। पर अगर ये मान लें कि साइंस अलग है और साइंस सिर्फ ज्ञान को हम कह रहे हैं, हम चीजें बनाने, प्रोडक्ट बनाने को नहीं कह रहे हैं, तो साइंस के ख्यालात हमारे देश में जो मॉडर्न डिस्कवरीज थी वो धीरे धीरे आने शुरू हो गए 2 सदी पहले लगभग, और इनका टकराव हुआ हमारी सभ्यता में जो विचारधाराएं थी उनके साथ। धीरे धीरे ये टकराव दोनों के बीच में बढ़ने लगा, और हमारे यहां बहुत सारे साइंसदान पैदा हुए जो 1 सदी आते आते, 1 सदी गुजरने के बाद, यानी पिछली सदी की शुरुआत के पीरियड में उनका नंबर इतना हो गया था कि वो एक असरदार ख्यालात की रिपोजिटरी बन गए थे। यानी उनका नंबर इतना था कि अब उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता था, और वो जो कुछ कह रहे थे, वो जो कुछ पढ़ा रहे थे, उसमें बहुत दम था समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज की सोच में बदलाव लाने के लिए। और अगर उसका टेक्नोलॉजी के साथ मिला करके इस्तेमाल किया जाए तो फिर खुद समाज के हालात में बदलाव लाने के लिए। तो ये जो टकराव शुरू होता है, इसमें हमें बड़े बड़े ल्यूमिनरीज दिखाई देते हैं, जिनमें पीसी रे हैं, एमएन साहा हैं, पीएन बोस हैं, आशुतोष मुखर्जी हैं, जेसी बोस हैं, सीवी रमन हैं, एसएस भटनागर हैं, उसमें होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई और यू आर राव और स्वामीनाथन तक, जो आज हमारे बड़े नाम हैं देश के अंदर, सीएनआर राव या प्रोफेसर यशपाल वगैरह या डॉक्टर पीएम भार्गव वगैरह, ये लोग एक सिलसिला है पूरा जो इस बहस में अपने को पूरी तरह से उन्होंने डेडिकेट कर दिया था। वो सिर्फ साइंस नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी नजरें समाज के ऊपर थी, समाज के अंदर भ्रांतियों के ऊपर थी, और ये चिंता थी इन सब की कि साइंस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर नहीं पहुंचाया गया तो हमारा देश साइंस में पीछे पीछे रह जाएगा। और इसीलिए तरह तरह के हमको अल्फाज, उस बीच में फ्रेजेस सुनने को मिलते हैं, जिनमें साइंटिफिक विजन है, जिसमें साइंटिफिक मेथड है, जिसमें मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस की बात हो रही है, जिसमें ये डिस्कशन कि देश जब आजाद होगा तो देश को बनाने का आधार विज्ञान और टेक्नोलॉजी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था इनके लिए। और एक अद्भुत बात यह है कि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है, जैसे जैसे ये साइंस के ऊपर डिस्कशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे फ्रीडम मूवमेंट भी बढ़ता जा रहा है। और साइंस के आइडियाज, साइंस के ख्यालात मॉडर्न सोसाइटी का आधार साइंस पे होना चाहिए, इसका सबसे बड़ा
चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन, लोगों तक पहुंचने का रास्ता हमारा फ्रीडम मूवमेंट बन जाता है। फ्रीडम मूवमेंट सबसे बड़ी चैनल है इन नए ख्यालात को आम जनता तक पहुंचाने की। लड़ने के लिए ब्रिटिश राज से तैयार अगर हिंदुस्तानी अवाम को करना था, तो फ्रीडम मूवमेंट की यह जरूरत थी कि वो सिर्फ डेमोक्रेसी तक ना रह जाए, वो सिर्फ लोकतंत्र की बात ना करे, लोकतंत्र की बात तो करे ही, लेकिन जो भ्रांतियां अंदर फैली हुई हैं, अगर उनको वो ना तोड़े, अगर वो साइंस के ख्यालात जो आ रहे हैं नए, उनको लोगों तक ना पहुंचाए, तो भी ये जोड़ना बहुत मुश्किल था। यानी हिंदुस्तानी होने की पहचान जो बनानी थी, उसमें साइंस के ख्यालात जरूरी थे। और इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं उस वक्त के, नेम एनीवन, छोटे बड़े सारे लीडर्स को, उनमें आपको यह दिखाई देगा उनके गहरे ताल्लुकात उस वक्त के वैज्ञानिकों के साथ है। उठना बैठना है, पर्सनल रिलेशनशिप भी है, और ये ज्यादातर साइंटिस्ट जो हैं, चाहे हम पीसी रे को ले लें, चाहे एमएन शाह को ले लें, जेसी बोस को ले लें, इनके ऊपर आजादी की जंग में शामिल होने के इल्जाम लगे। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप है, ये दोनों एक ही साथ जवान हो रही हैं, एक ही साथ पल बढ़ रही हैं। यानी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की जो ग्रूमिंग हो रही है, जो उन्हें दिमागी फिजा मिल रही है, जो उनकी परवरिश हो रही है, उस परवरिश में साइंटिस्ट शामिल हैं, पोएट्स शामिल हैं, देश का बेहतरीन दिमाग शामिल है उनके साथ। वो गांधी हो, नेहरू हो, आजाद हो, पटेल हो, आप किसी को भी ले लीजिए, उनकी जड़ें हिंदुस्तान की सभ्यता के अंदर जरूर है, लेकिन ज्यादातर जो बड़े लीडर हैं उनकी ग्रूमिंग, उनकी परवरिश साइंस के साथ हो रही है, और वो दुनिया के बेहतरीन दिमाग के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, सिर्फ अपने देश के ही नहीं। तो हमारे पास एक ऐसी लीडरशिप बन रही है देश में, जो दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर से वाकिफ है, जो साइंस पढ़े हुए है, उसको मालूम है साइंस में क्या हो रहा है, उसको मालूम है इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हो रहा है, उसको मालूम है म्यूजिक के एरिया में क्या हो रहा है, उसको मालूम है कि आर्ट्स में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। वो इंटेलेक्चुअली बहुत ही साउंड लीडरशिप है, और उसमें एक बड़ा हिस्सा साइंस के ख्यालात का भी है जो लगातार आ रहे हैं। ये है एक तरफ। तो क्या जो पुरानी मान्यताएं थी वो खत्म हो गई थी? नहीं, ज्यादातर जनता और बड़ा ऐसा सेक्शन था लीडरशिप के अंदर भी जो वही पुरानी मान्यताएं रखता था। गांधी कितना भी चीखें चिल्लाएं, अनटचेबिलिटी में यकीन करता था। हमारे लीडर्स भी हैं जो अनटचेबिलिटी में यकीन रखते हैं। तो फिर ये क्या अद्भुत बात है कि वो साइंस के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे? भाई उन्हें तो मना कर देना चाहिए था, डेमोक्रेसी के आइडिया ही को मना कर देना चाहिए था। जो कास्ट सिस्टम में यकीन रखता हो, जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता हो, उसे मना कर देना चाहिए था कि हम साइन नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ये तो अनटचेबिलिटी को आप एबॉलिश कर रहे हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर के हाथ का पानी नहीं पीता था, उसने क्यों साइन किए जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर? या ये मान लीजिए कि वो जो 600-700 लोग थे जिन्होंने साइन किए और जिनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन आज कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारे के सारे साइंटिफिक विचारधारा के थे,
उनमें कोई अनटचेबिलिटी में यकीन रखने वाला नहीं था, उनमें कोई कास्ट सिस्टम में यकीन रखने वाला था, उनमें कोई कम्युनल नहीं था। नहीं, मेरा मानना यह है कि आजादी की लड़ाई ने पीस करके सबको इकट्ठा कर दिया था। और ये जो सेक्शन था जो पुरानी मान्यताएं रखता था, वो सारा का सारा सेक्शन ये जानता था कि पावर बैलेंस जो है देश का, अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो हमारे फेवर में होगा, कास्ट सिस्टम ऐसे ही चलेगा, साइंटिफिक ख्यालात को हम एक तरफ रख देंगे, वो पहुंचने नहीं देंगे, ये हमारे हाथ में, दलितों को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो उसे पूरा कॉन्फिडेंस था, लिखने दो इन्हें। ये एक सेक्शन, बहुत बड़ा लार्ज सेक्शन हमारे देश में मौजूद था। एक और अद्भुत बात की तरफ आपका ध्यान दिलाता चलूं, ये तो सही है कि मॉडर्न वेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, साइंटिफिक मेथड, वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न मेथड, साइंस, एनलाइटनमेंट, ये सारी डिस्कशन हो रहे थे। लेकिन सन 1945 में एक ऐसा आदमी जो हिंदुस्तान आजाद होने जा रहा है, जेल में मौजूद है, वो एक किताब लिखता है। और वो पूरी तरह से पॉलिटिशियन बन चुका है। कभी इंग्लैंड में उसने ट्राइपॉस किया था, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ी थी, पर बाकी जिंदगी उस आदमी की सिर्फ पॉलिटिक्स करते गुजरी है, अंग्रेजों के खिलाफ देश को ऑर्गेनाइज करते गुजरी है। वो किताब लिखता है, और इस किताब में वो 10 पेजेस लिखता है, जहां वो साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता है। ही इज आउट एंड आउट पॉलिटिशियन। बट एज आई सेड कि जो ग्रूमिंग हो रही थी इन पॉलिटिशियंस की, वो चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे आजाद हो, चाहे पटेल हो, इनकी ग्रूमिंग साइंटिस्टों के बीच में हो रही थी, वैज्ञानिकों के बीच में हो रही थी। और इसलिए ये पॉलिटिशियन अपनी किताब में ये अद्भुत चीज लिखता है कि देश को साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत है। इसकी कई और वजह हैं, मैं उनमें नहीं जा रहा, लेकिन एक वजह और मैं पॉइंट आउट कर देना चाहता हूं यहां, कि एसेंशियली साइंटिफिक टेम्पर फैलाना एक राजनीतिक क्रिया है, ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। वैसे तो साइंस की चॉइस भी पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब फैलता है तो आप फिर एक तरह की राजनीति कर रहे होते हैं, जिससे देश का निर्माण हो एक खास दिशा में। और हमेशा इस प्रोजेक्ट में जो लोग मिथ्स, सुपरस्टिशंस, भ्रांतियों के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उस सेक्शन की बात कर रहा हूं जिसको साइन नहीं करने चाहिए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। उनका जो पावर स्ट्रक्चर है, उसमें जो जगह है, उसका टकराव होता है। और ये टकराव इतना भीषण हो जाता है कभी कभी, जो हमें पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यूरोप में तो छोड़ दीजिए, हमें पहले मिला था देखने को, भीषण किस्म का। लेकिन अभी हाल में पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और हमारे अपने देश में हमें ये टकराव इस हद तक देखने को मिला है कि कोई बंदूक उठाए, कोई क्लाशनिकोव उठाए, कोई सड़कों के बीच में लिंचिंग कर दे उन लोगों की जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण या विज्ञान फैलाना चाहते हैं। और यही चीज मुझे यकीन दिलाती है कि साइंटिफिक टेम्पर का फैलाना, इलेक्शन लड़ने की बात नहीं कर रहा, वो अलग पॉलिटिक्स है, पर एक राजनीतिक क्रिया है। जब आप साइंटिफिक टेम्पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जब आप साइंस की बात करते हैं आम जनता में, तो कहीं ना कहीं वो पावर बैलेंस जो सदियों से चला आ रहा है वो टूटता है। पर उसका भी एक बहुत बड़ा मार्केट है।
मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस का, भ्रांतियों का कोई छोटा मार्केट नहीं है। और ये 70s में कुछ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रियलाइज कर लिया कि एक बहुत बड़ा मार्केट है। और हमें इसीलिए 70s, 80s और 90s में अपने देश में एक बाबाओं का उदय दिखाई देता है। एक जबरदस्त उदय है जिसमें जो कल तक शायद सड़कों पर प्रवचन दिया करते थे या घरों में प्रवचन दिया करते थे या कहीं भी नहीं दिया करते थे, कुछ ऐसे भी थे, वो एकदम से न सिर्फ ये कि मशहूर हो जाते हैं, उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठा हो जाती है। उनके लाखों में, करोड़ों में भक्त पैदा हो जाते हैं। और अगर हम सिर्फ 10 बाबाओं को ऊपर के आज देखें तो उनकी संपत्तियां जो हैं वो लगभग 25,000 करोड़ से ऊपर है। ये मार्केट और ये इंडस्ट्री डेवलप होती है 70s में और ये फलती फूलती है 80s में और 90s में। और ये हैं कौन लोग? ये लोग हैं गुरमीत राम रहीम, जो रेप के चार्ज में अंदर हैं आज। स्वामी धर्मानंद, जिन्होंने 13 छोटी बच्चियों का बलात्कार किया। स्वामी अमृता, रेप और लूट इसके चार्ज हैं इनके ऊपर। स्वामी सरदाचार्य, ये ब्रॉथल चलाते थे और इनके ऊपर ये चार्ज लगा। संत रामपाल, जिन्होंने 5 औरतों का जो मालूम है कत्ल किया और एक उनमें से 18 साल की लड़की थी। ये मटेरियल है दूसरी तरफ जो बहुत ताकतवर होता जा रहा है। और धीरे धीरे वो जो पॉलिटिकल सेक्शन था जिसकी मैं बात कर रहा था, वो अलग होता है और वो शरण लेता है इन स्वामियों के बीच। अगर आप देखें तो हमें ये नजर आता है कि कुछ बहुत बड़े नेता इन्हीं स्वामियों के, इन्हीं बाबाओं के पैर छू करके बड़े हो रहे हैं। उनकी ग्रूमिंग, उनकी परवरिश इन लोगों के पैर छू करके हो रही है, जिनके ऊपर आज बलात्कार का या असलाहा जमा करने का इल्जाम लगा हुआ है, जिसमें वो जेल में। तो ये जो नेक्सस क्रिएट हो रहा है 70s में, एक तरफ बाबा हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस हैं और तीसरी तरफ हमारे नोवो कैपिटलिस्ट, नोवो रिच जो हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ घरानों का, जिनके बीच में एक नेक्सस है, एक ताल्लुक है इनके बीच में। ये एक तरफ हो रहा है, पर दूसरी तरफ एक चीज और याद रखनी चाहिए कि इसी बीच में एक बड़ा साइंस मूवमेंट, इतना बड़ा साइंस मूवमेंट कि दुनिया ने इससे पहले इतना बड़ा साइंस मूवमेंट नहीं देखा था, लिटरेसी मूवमेंट नहीं देखा था, वो भी हमारे देश में पनप रहा है। भारत ज्ञान विज्ञान जत्था तक पहुंचता है मामला, फिर उसके बाद BGVS बनती है, इसमें भी करोड़ों लोग शामिल हैं। ये जो मूवमेंट हैं, ये जो संस्थान हैं, छोटे छोटी संस्थाएं हैं, ये एक जगह इकट्ठा होकर के लोगों तक साइंस पहुंचाने की कोशिश करती हैं और ये बड़ी व्यापक कोशिश है। अक्सर लोग पूछा करते हैं कि भाई हुआ क्या, मतलब आपने बहुत ढिंडोरा पीटा साइंस का, कोई बदलाव आया क्या? एक तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया, बाकी तो कोई स्टडी बहुत बड़ी है नहीं कि इनका क्या इम्पैक्ट था, क्योंकि इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया। लेकिन एक तो बड़ा इम्पैक्ट हुआ ही,
जो हमें साफ दिखाई दिया। 80s तक इस देश ने शायद पिछले 4000 सालों में बाहर सड़कों पर निकल करके सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण को नहीं देखा था। हमारी ये भ्रांति थी कि उस वक्त पूजा पाठ करना चाहिए, बाहर निकलोगे तो अपवित्र हो जाओगे, खाना नहीं खाना चाहिए, खाना कंटामिनेट हो जाता है, वगैरह वगैरह। 95 में जो नॉर्दर्न इंडिया से गुजरा था सोलर इक्लिप्स, उसमें खास तौर से नई नस्ल ने और बहुत सारे लोगों ने पहली बार जश्न की तरह से बाहर निकल करके सोलर इक्लिप्स को देखा। 4000 साल की हिस्ट्री में ये बदलाव हुआ है, और मैं समझता हूं कि साइंस मूवमेंट के बिना ये बदलाव नहीं आ सकता था। जो साइंस मूवमेंट था उसका एक प्रमाण उसकी सक्सेस का ये हमारे सामने है। पर दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि मेरी स्टडीज जो रही हैं इलाहाबाद के कुंभ मेले में 30 साल लगातार जो मैं स्टडी करता रहा हूं, वहां ये साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों के बीच में भ्रांतियां लगातार कम हो रही, परसेंटेज कम हो रही, गलत साइंस की जानकारी की परसेंटेज भी थोड़ी कम हुई, कहीं बढ़ी है कहीं कम हुई। लेकिन अगर ओवरऑल देखें हम तो साइंस की जानकारी और भ्रांतियों पर बेस्ड जवाब, इनकी परसेंटेज में लगातार गिरावट आई। साइंस की जानकारी बढ़ी है, धर्म और भ्रांतियों के ऊपर बेस्ड जो नॉलेज है वो कम हुई। पर ये स्टडी की बात है। चलिए, हो सकता है कि कोई कहे कि आपका सैंपल छोटा है, आपका सैंपल बायस्ड है, पूरे देश का होना चाहिए, जो नहीं हो पाया कभी। तो हम एक बार वापस लौटते हैं इस तरफ कि नेहरू ने क्या डेफिनेशन दी थी। नेहरू ने जो डेफिनेशन दी थी उसका तर्जुमा मैंने किया है आपके लिए। उसमें एक तो बड़ी 2-3 जगह तो बहुत सिंपल अल्फाज में उन्होंने कहा है कि जो कुछ साइंटिस्ट लेबोरेटरी के अंदर करते हैं उसको अगर बाहर प्रैक्टिस किया जाए, बियॉन्ड द 4 वॉल्स, यानी 4 दीवारी के बाहर प्रैक्टिस किया जाए, तो वो साइंटिफिक टेम्पर है। एक जगह वो कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर इज टेम्पर ऑफ अ फ्री मैन। ये बहुत खूबसूरत छोटी सी डेफिनेशन है, यानी आदमी फ्री नहीं हो सकता जब तक उसका दृष्टिकोण आजाद नहीं हो सकता, जब तक उसका दृष्टिकोण साइंटिफिक ना हो, और जब तक वो आजाद ना हो तब तक उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं हो सकता। इसलिए ये डेफिनेशन बड़ी खूबसूरत हो जाती है, छोटी सी है पर बहुत खूबसूरत हो जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ी, मतलब ऑलमोस्ट अ पैराग्राफ जितनी डेफिनेशन जो दी है वो भी अंग्रेजी जबान में बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा है। मैं उतना खूबसूरती से उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाया हूं, पर बता देता हूं आपको। ये यानी साइंटिफिक टेम्पर साइंस का तरीक़ेकार है, कार्यशैली, जो बहादुर हो मगर आलोचनात्मक हो। ये तलाश है सच और नए इल्म की। ये रवैया है किसी भी चीज को तब तक ना मानने का जब तक उसे परख ना लिया जाए। ये नए सबूत की रोशनी में पुरानी मान्यताओं को बदलने की सलाहियत है। ये किसी पुरानी थ्योरी के बजाय परखे हुए सच पर भरोसा करने की आदत है। ये सोच को अनुशासन में रखने की सलाहियत। ये कितना भी बुरा ट्रांसलेशन हो उसमें थोड़ी बहुत खूबसूरती आ ही जाती है, क्योंकि ओरिजिनल इतना खूबसूरत है। ये कोई बहुत बड़ा सोचने वाला ही लिख सकता था।
इसके अंदर न सिर्फ साइंस की डेफिनेशन मौजूद है, साइंस की परिभाषा मौजूद है, बल्कि साइंटिफिक टेम्पर की परिभाषा भी एक साथ ही मौजूद है। इसलिए ये पैराग्राफ मेरे लिए हमेशा बहुत अद्भुत रहा और मैं इसको अपने बहुत सारे लेक्चर्स में लगातार इस्तेमाल करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि जो भी गलतियां हो नेहरू की एज अ पॉलिटिशियन, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हिंदुस्तान ने नेहरू की शक्ल में एक बहुत बड़ा दिमाग पैदा किया था। नेहरू क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर आप में मान्यताएं पुरानी छोड़ने की हिम्मत नहीं है, परखने के बाद अगर गलत हो पाई जाएं, तो आप फ्री मैन नहीं, आप बंधे हुए जकड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अनुशासित तरीके से चीजों को के हल नहीं तलाश कर सकते, उनकी जवाब सवालों की तलाश नहीं कर सकते, तो आप फ्री मैन नहीं है, फिर आप जकड़े हुए हैं। अगर आप पुरानी मान्यताओं को इसलिए मानते जा रहे हैं कि वो मान्यताएं हैं और चली आ रही हैं, जो बात गौतम बुद्ध भी कहते हैं, तो आप फ्री मैन नहीं है, आप आजाद नहीं बने, आप आजाद शहरी हैं ही नहीं इस मुल्क के। तो जरूरत इस बात की है कि पुरानी मान्यताओं को लगातार परखा जाए, और अगर उनको गलत पाया जाए, साइंटिफिक एविडेंस ना हो, तो उन्हें छोड़ने की हिम्मत रखना जरूरी है। अब इसके दायरे में सब कुछ आ जाता है। सिर्फ यही नहीं कि प्रक्षेपण कैसे किया जाए, बल्कि सिंदूर लगाना ठीक है कि नहीं, यह भी परखना होगा। औरतों को बुर्का पहनाना जरूरी है या नहीं, यह भी परखना होगा। आप माने जो भी, लेकिन अगर तर्क उसके खिलाफ जा रहा है, अगर साइंटिफिक सोच उसके खिलाफ जा रही है, अगर साइंस आपको बता रही है कि यह गलत है, तो फिर छोड़ने की हिम्मत रखना ही साइंटिफिक टेम्पर है। और यहां इस धरातल के ऊपर दुनिया भर में और हमारे देश में, पाकिस्तान से कुछ हम अलग नहीं है इसमें, बांग्लादेश से कुछ हम अलग नहीं है इसमें, भीषण टकराव है इस धरातल के ऊपर। हम पड़ोसियों से सिर्फ इस बात में अलग हैं कि इस टकराव पर हमारे देश में व्यापक बहस हुई। पाकिस्तान में साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर बहस नहीं हुई, कोई साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन कभी पास नहीं किया गया, बांग्लादेश में नहीं किया गया, नेपाल में नहीं किया गया। सवाल सिर्फ मुसलमान और हिंदू देश का नहीं है, श्रीलंका में नहीं हुआ, म्यांमार में नहीं हुआ, मैं अपने यहां किया। और मैं इसलिए समझता हूं कि हमारे देश में आज भी डेमोक्रेसी इसलिए बची हुई है कि ये एक हमारे अंदर और हमारे पड़ोसियों के बीच में हमने व्यापक तरीके से इस सवाल को लगातार डिस्कस किया। आज इसके ऊपर बहुत बड़ा हमला है। मैं दो बातें और करके कोविड-19 की जो सिचुएशन अभी हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखने को जो मिले हैं, इस दृष्टिकोण से उनकी तरफ आता हूं। एक तो ये बात है कि आजादी के बाद पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया, नेहरू खड़े होते हैं, ये पॉलिसी रेजोल्यूशन पढ़ते हैं और पूरा पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये पॉलिसी रेजोल्यूशन पूरा इसलिए पढ़ा जाएगा कि इसका हर लफ्ज इंपॉर्टेंट है। और ऑपोजिशन उस वक्त, ये बात मैं बार बार दोहराता हूं कि मुझे आज भी बहुत अद्भुत लगती है, बहुत चौंका देने वाली लगती है। ऑपोजिशन इसमें चेंजेस करने को नहीं कहता नेहरू से,
ऑपोजिशन ये नहीं कहता कि ये बदलो और वो बदलो और तुमने गलत लिखा है और हम इसकी चीर फाड़ करेंगे, जो नॉर्मल चीज है। उस वक्त भी होता था, आज भी होता है, हर रेजोल्यूशन के साथ, हर बिल के साथ यही होता है। इस बिल के साथ उल्टा होता है, इस रेजोल्यूशन के साथ उल्टा होता है। 1958 की बात कर रहा हूं। साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन के लिए एक के बाद एक जो ऑपोजिशन के एमपीज खड़े होते हैं, वो पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि आप इसको पहले क्यों नहीं लेकर के आए, आपने इतनी देर कैसे लगा दी। अगर आप इसको लेकर के आए होते तो 2 रोलिंग प्लान फेल ना होते। हमारे देश के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आधार बेहतर होता। जब यह रेजोल्यूशन दिया गया है, पास किया गया है, उस वक्त कुंभ मेला हो रहा था और कई एमपीज ने खड़े होकर के ये बात कही कि यहां आप ये डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वहां सारे मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस फैलाए जा रहे हैं। आज इमेजिन कर सकते हैं ये पार्लियामेंट में होगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे तो लगता है वो रेजोल्यूशन ही आज पास नहीं हो सकता। मुझे तो ये लगता है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन पास नहीं हो सकता। ये अद्भुत चीज कि हमने लगातार डिस्कस किया और सिर्फ पार्लियामेंट में एसपीआर पास नहीं हुआ, एक के बाद एक साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशंस आए हैं हमारे देश में, टेक्नोलॉजी पॉलिसी रेजोल्यूशन आए। आज भी एक खास साइंस पॉलिसी होती है देश की जो लिखना पड़ती है, अभी आई है नई वाली, उसमें सारे अच्छे खूबसूरत शब्द मौजूद हैं, उन शब्दों को कोई नहीं हिला पाया। ये जो स्ट्रेंथ थी हमारी, इसकी वजह से हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी इतनी स्टेबल रही। बाकी देशों के अंदर हमें साफ दिखाई देता है कि वहां हमारे जैसे ही लोग थे, हमारे जैसे ही इंसान थे, हमारी तरह की उनकी संस्कृति थी, हम में से ही निकले हुए लोग थे, लेकिन वहां डेमोक्रेसी इसलिए बार बार उसके ऊपर हमला होता रहा कि उन्होंने साइंटिफिक टेम्पर के आइडिया को डिस्कस ही नहीं किया था। बहरहाल जब एक प्राइम मिनिस्टर ये मैसेज देता है देश को कि आने वाले वक्तों में देश के डेवलपमेंट का आधार साइंटिफिक दृष्टिकोण होगा, तो फिर जो गवर्नमेंट के सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारे अनुसंधान होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनको एक डायरेक्शन मिलता है कि अब ऐसा करना है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री, और वो भी साइंटिस्टों की गैदरिंग में, उनके बीच जाकर के ये कहे कि गणेश जी प्रमाण है इस बात का कि हमारे यहां प्लास्टिक सर्जरी थी, तो एक अलग मैसेज जाता है। अगर वो बच्चों के बीच में कहे कि कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें गर्मी और सर्दी ज्यादा लगने लगती है, तब फिर एक देश को अलग मैसेज जाता है कि अब इस देश की उन्नति का आधार साइंटिफिक टेम्पर नहीं रहा। और उसके बाद हमें दिखाई देता है एक के बाद एक, चाहे वो जज हों, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हों, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, किस तरह से वो अटैक करते हैं साइंटिफिक टेम्पर को हमारे देश के अंदर, खुलेआम, विद इम्प्यूनिटी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान की और बांग्लादेश के अंदर अब से 20-25 साल पहले बड़े बड़े अटैक्स हुए साइंस और साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर, साइंटिफिक आइडियाज के ऊपर। फिर एक एमपी उठ के खड़ा होता है और कहता है कि हमारे देश में तो सैटेलाइट भी था, हमारे देश में तो टेलीविजन भी था, हमारे देश में तो इंटरनेट भी था। और साइंस की गैदरिंग में तब इस तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं रिसर्च पेपर्स के, हमारे यहां तो
एरोप्लेन भी था। इस तरह का पेपर फिजिक्स की कॉन्फ्रेंस में 70s में पाकिस्तान में प्रेजेंट किया गया, कुरान को बेस करते हुए। एक मैथमेटिक्स की कॉन्फ्रेंस में अल्लाह मियां की इक्वेशन निकालने के ऊपर एक पेपर प्रेजेंट किया गया। पाकिस्तान से कोई अलग नहीं रहे हम। जब ये देश के अंदर होने लगता है तो गलियों सड़कों पे क्या होता है? गलियों और सड़कों में यह होता है कि कोरोना महामारी के दौरान लोग कहते हैं, और उनको मीडिया व्यापक तरीके से कवर करता है, कि अगर बदन के ऊपर गाय का गोबर मल लोगे तो बच जाओगे। और इसके अंदर बहुत साइंटिफिक तत्व हैं जिनकी वजह से बच जाओगे। गौमूत्र की पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं कोरोना के दौरान, और मीडिया उसको व्यापक तरीके से कवर करता है। आईआईटीज के अंदर प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिनमें 5 गव्य पे रिसर्च होती है। अनुसंधान से ये कहा जाता है कि तुम्हें ये कंक्लूजन्स दिए जा रहे हैं, इन कंक्लूजन्स की बेसिस के ऊपर रिसर्च करो, तुम्हें ये निकालना है, तुम्हें सरस्वती को ढूंढना है, और उसके लिए पैसा डाइवर्ट किया जाता है। देश की जीडीपी का 0.75% जहां साइंटिफिक रिसर्च पे खर्च हो रहा हो, वहां अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो साइंस का क्या हाल होगा। पर मैंने बहुत बुरी बुरी बातें कह ली आपके सामने, क्योंकि मैं परेशान हूं। इस एज में अगर देश की साइंस को उल्टे कदमों वापस जाते हुए देखना पड़े तो परेशानी और चिंता का विषय तो बन ही जाता है। जब हमारा देश गरीब देश था, अंग्रेजों ने इसे बिल्कुल चूस लिया था। अंग्रेजों के आने से पहले इस देश की जीडीपी दुनिया की 25% जीडीपी थी। अंग्रेजों के जाने के बाद 0.1% रह गई। ये हालत थी जिस हाल में हमें यह देश मिला था। लेकिन उस वक्त हमने कमर कसी और कहा, नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सपेंडिचर जरूरी है, देश के अंदर साइंटिफिक दृष्टिकोण फैलाना जरूरी है, डिस्कस करना जरूरी है, अनुसंधान खोलना जरूरी है। और तब बड़े बड़े अनुसंधान खुले, यूनिवर्सिटीज में साइंस पढ़ाई गई। तब पाकिस्तान की तरह हमने ये नहीं कहा कि हम डार्विनिज्म नहीं पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को लेटेस्ट नॉलेज देना चाहते थे। लेकिन 70 साल बाद एक मिनिस्टर की ये हिम्मत पड़ती है, और वो भी एमएचआरडी के मिनिस्टर की, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स एजुकेशन, वो कहता है कि मैं डार्विनिज्म में यकीन नहीं रखता, डार्विनिज्म नहीं पढ़ाना चाहिए। ये बड़ी बात है कि हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी उठी और उसने इसका विरोध किया, और उसे अपने शायद पद से भी हाथ धोना पड़ा। उसकी एक वजह शायद ये रही। पर जनता ने कैसे देखा? जो अभी एक स्टडी मैंने और मेरे साथियों ने की थी लॉकडाउन के दौरान, उस वक्त ये बात बिल्कुल साफ थी कि जनता ने भ्रांतियों को नकार दिया है। ये कहा गया कि घर के सामने मिर्चें लगाओ, नींबू लगाओ, जनता इसमें यकीन नहीं रखती, देश की जनता इसमें यकीन नहीं रखती। ये कहा गया कि गौमूत्र का सेवन करो, जनता ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये कहा गया कि आयतें पढ़ो, और खास आयतें बताई गईं,
जनता ने इसे बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया कि मंदिर, मस्जिद, गिरजा वगैरह को बंद कर दिया जाए। वो देश जो डीपली रिलीजियस माना जाता है, उसके अवाम खुद इसके लिए तैयार हुए कि इनको कोरोना काल के लिए बंद कर दिया जाए। अगर बैन लगाया जा रहा है तो इनके ऊपर भी ताला लगा दिया जाए, और लगाए गए ताले। जनता से ये कहा गया कि खमीरे मरवारीत खाओ। मैंने किसी को खमीरे मरवारीत खरीदते हुए नहीं देखा। क्या किया इस बीच में लोगों ने? साइंटिस्ट ने कहा कि ये वायरस से फैलने वाला वायरस से फैलने वाली महामारी है। लोगों ने उन पर यकीन किया, अवाम ने उन पर यकीन किया। मीडिया को साइंस की आवाज पहुंचानी पड़ी। पहली बार एक लार्ज सेक्शन, अबव 80% लोगों का रिस्पांस था कि ये बीमारी वायरस से फैलती है। लोगों ने ये नॉलेज ग्रहण की। पहली बार हमारे देश के लोगों ने इस बात को भी ग्रहण किया कि इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। आपको दिल्ली जैसे शहर में तो मास्क अभी भी दिखाई दे जाएंगे। पहली बार साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना हमें व्यापक तरीके से देश के अंदर दिखाई दिया। मैंने किसी मॉल में या किसी दुकान में या किसी के घर में ये नहीं देखा कि बॉटल के अंदर गौमूत्र भरा हुआ हो और वो आपके हाथ गौमूत्र से साफ करा रहे हैं। ये तो मैंने देखा कि ठेले वाला अपने साथ सैनिटाइजर की बोतल रखे हुए, छोटी ही सही, लेकिन उसे साइंटिस्ट की कही हुई बात में, वैज्ञानिकों की कही हुई बात में यकीन था। बाबाओं की, मुल्लाओं की, पंडितों की। और हमें यह भी मालूम है कि एक बाबा दवाएं बेच रहे थे। इसके बावजूद कि कुछ मिनिस्टर्स ने बेशर्मी के साथ उसको प्रोपेगेट करने की कोशिश की, लोगों ने तो यकीन नहीं किया। देश की जनता पिछले 70 सालों में इतना तो जान ही गई है कि अगर कोई रास्ता है आगे जाने का, तो वो रास्ता वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही रास्ता है। उसको सबसे ज्यादा भरोसा अगर देश में किसी पर है तो वो वैज्ञानिकों पर है। उसका उस वक्त भी यकीन था जब नहीं आई थी वैक्सीन, कि वैज्ञानिक वैक्सीन जरूर तलाश कर लेंगे। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी का जवाब यही था कि अभी वैक्सीन नहीं आई लेकिन आ जाएगी, तलाश कर लेंगे। तो एक तरफ हमें दिखाई देता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म है जिसका नेक्सस है बाबाओं के साथ, और बाबाओं की छत्र छाया में पली हुई पॉलिटिकल लीडरशिप है। दूसरी तरफ साइंटिफिक कम्युनिटी है, और आज भी देश की ज्यादा बड़ी तादाद, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, विज्ञान, वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ। मैंने अपनी बातें कह ली। बहुत शुक्रिया आप सबका इतनी देर तक सुनते रहने का। शुक्रिया गौरव जी, आपकी इतनी महत्वपूर्ण बातें हम लोगों के साथ साझा करने के लिए। मैं अब चाहूंगा कि रवि सिन्हा जी एक बार आए और इस पर अपने विचार रखें।
थैंक यू यतीन्द्र। गौतम साहब, बहुत बहुत बधाई। आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्लैरिटी, ल्यूसिडिटी, और सामने हम लोगों ने देखा कि पोएट साइंटिस्ट क्या होता है। यू नो, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और आ, सारी बातों से इत्तेफाक है। मैं कोई अपनी राय नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ दो चीजों के बारे में आपकी राय, क्योंकि मौका मिला है, आप पकड़ में आए हैं, तो दो चीजों के बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक माफी भी मांग लूं, ऑर्गेनाइजर्स भी मांगेंगे माफी शायद। असल में ऐसा हुआ था कि इस वाले प्रोग्राम से पहले, एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले, हम लोगों का एक प्रोग्राम डिसरप्ट कर दिया गया। पहले हम लोग जो उमंग लाइब्रेरी का नहीं था, लेकिन इस उमंग परिवार का ही था, एनएसआई की तरफ से था। और पहले हम लोग जूम का इनविटेशन पब्लिक भेजते थे और पब्लिकली एडवर्टाइज करते थे। अब वो चूंकि उस दिन डिसरप्ट हो गया, तो इस बार हम लोगों ने बहुत लिमिटेड, मुझे लगता है ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत लिमिटेड भेजा जूम वाला। तो जूम पर तो जितने ज्यादा लोगों को आपका ये ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन या लेक्चर सुनना चाहिए था, जूम पर कम लोग आए। उसके लिए हम लोगों की तरफ से माफी। अभी हम लोग वो पिछला मीटिंग जो डिसरप्ट हुआ उसकी छत्र छाया में है, तो उसकी वजह से थोड़ी सावधानी ज्यादा बरती हम लोगों ने। लेकिन मेरे ख्याल से फेसबुक लाइव वगैरह पे लोग आए होंगे, आई एम श्योर। मैं जिन दो चीजों के बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा, वो ये है कि ये तो ठीक है, आपने कहा कि बीजीबीएस का उल्लेख किया और वैज्ञानिक आंदोलनों का उल्लेख किया और इनका असर रहा होगा, तभी तो नरेंद्र दाभोलकर जैसे लोगों की शहादत हुई, लोग मारे गए। तो निश्चित तौर पर इस हद तक उनकी सफलता रही होगी। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि विज्ञान के प्रसार का आंदोलन के बारे में हमें स्ट्रेटजीज नए सिरे से सोचने की जरूरत है। मास मूवमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग मिजाज के होते हैं, अलग अलग उनकी ऑडियंस होती है। और साइंस और साइंटिफिक टेम्पर ऐसा मसला है जिसमें मुझे लगता है कि जो उदाहरण मैं हमेशा अपने दोस्तों के बीच देता हूं कि हम लोग कोई साइंस की रथ यात्रा नहीं निकाल सकते। मंदिर की रथ यात्रा निकल जाती है क्योंकि जो आम लोकमानस है उसके लिए वो ज्यादा आसानी से स्वीकार्य है। साइंस ज्यादा जद्दोजहद वाली चीज है, तो शायद अगर साइंस के लिए रथ यात्रा नहीं निकाली जा सकती, तो हमें अंधविश्वास उन्मूलन आंदोलन या कोई व्यापक मास मूवमेंट जिस हद तक हम कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपको क्या लगता है, क्या हमारी मेन स्ट्रैटेजी ये नहीं होनी चाहिए कि हम छोटे छोटे न्यूक्लियाई देश भर में पैदा करें, ऐसे लोगों के जो साइंस और साइंटिफिक टेम्पर जानने के ज्यादा हकदार हैं, अपने बैकग्राउंड की वजह से, या तो पढ़े लिखे हैं या वैसे माहौल से बैकग्राउंड से आते हैं, और ऐसे बौद्धिक आंदोलनों के न्यूक्लियाई, उनकी 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 छोटी छोटी टुकड़ियां डिस्पर्स्ड हो। ऐसा आंदोलन हम लोग चलाएं जो मास मूवमेंट से थोड़ा हटके हो, और उनकी मास फॉलोइंग भले ना हो, लेकिन उनकी बात की रोशनी उनके इर्द गिर्द फैले, वो पहचाने जाएं। और इस तरह से जो आपने सही कहा, जो बाबाओं का इतना प्रचार प्रसार हुआ है पिछले 50 सालों के अंदर, उनका रेसिस्टेंस हम बाबाओं वाले तरीके से मास फॉलोइंग करके तो हम कर नहीं सकते, या पॉपुलिस्ट बातें कह करके तो कर नहीं सकते। तो हमें उनका काउंटर जो है, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे नए सिरे से हम लोगों को, जो साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने के लिए काम करने वाले लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, राजनीतिक मैदान में भी जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, इनको नए सिरे से सोचना चाहिए कि हम हर चीज में उन्हीं के तर्ज पे न जाएं कि रथ यात्रा निकालें, मास ऑर्गेनाइजेशन करें। हमें दूसरी तरफ से भी आना पड़ सकता है। तो इस पे आपकी क्या राय है कि मास मूवमेंट में, मोटे शब्द में कहूं कि मास मूवमेंट साइंस का नहीं हो सकता। साइंस का एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, लेकिन व्यापक डिस्पर्स्ड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हमें उसके न्यूक्लियाई क्रिएट करने होंगे। तो इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा।
रवि, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं कि जब तक हम लोगों तक, और खासतौर से उन लोगों तक और नौजवानों तक, और मैं ये नहीं समझता कि साइंस सिर्फ बच्चों को मार मार के स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ानी चाहिए, जो ज्यादा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि साइंस की बात करो, अच्छा बच्चों के पीछे लग जाओ। मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को भी साइंस की जरूरत है और नौजवानों को खासतौर से साइंस की जरूरत है। हैविंग सेड दैट, ये जो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि एक बड़ा व्यापक नेटवर्क होना चाहिए जो अलग अलग जगहों की जरूरतों को और अलग अलग कल्चर्स की जरूरतों को अपने कार्यशाली का एक हिस्सा बना करके इंस्टीट्यूशनलाइज करें। क्योंकि साइंस एक तरफ तो हमारी एजुकेशन सिस्टम है जिसमें एकल्चरेशन होता है, जिसमें एक बच्चा शुरू से साइंस पढ़ना शुरू होता है, धीरे धीरे उसकी चीजें समझ में आती हैं, 10 साल गुजारता है वो, तो उसको कुछ थोड़ी बहुत साइंस की जानकारी हासिल हो जाती है। दूसरी तरफ जो समाज के साथ टकराव है, यानी वो स्कूल की चारदीवारी से बाहर निकलता है और जिंदगी में दाखिल हो या घर चला जाए पढ़ने के बाद, दोनों एक ही बातें हैं। इन दोनों हालात में उसका टकराव सब तरह के सुपरस्टिशन से और एंटी साइंस चीजों से होता है। समाज के अंदर अगर वो घर में मौजूद है तो घर में या मंदिर होगा, या कोई नमाज पढ़ रहा होगा, या कोई पूजा कर रहा होगा, या बैठा हुआ क्रॉस का निशान लगा रहा होगा, या खाने के वक्त पे प्रेयर की बात कर रहा होगा। बाहर निकलेगा तो उसको मंदिर, मस्जिद, गिरजा में से 1 किलोमीटर के अंदर शायद चारों चीजें दिखाई दे जाए। तो बोर्ड्स के ऊपर उसको रिलीजियस फिगर्स दिखाई दे जाएंगी, बिल बोर्ड्स के ऊपर दिखाई दे जाएंगे, टेलीविजन के ऊपर बम्बार्डमेंट होगा। तो जो बच्चा स्कूल में पढ़ भी रहा है वो आसान नहीं है उसके लिए ग्रहण करना। बाहर जो कुछ हो रहा है वो इतना बड़ा बम्बार्डमेंट है कि अगर हम इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से जो छोटे छोटे सेंटर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं वो नहीं बनाएंगे तो मेरे ख्याल में ज्यादा देर तक हम सस्टेन नहीं कर सकते। लेकिन ये कि मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूं कि मास मूवमेंट नहीं हो सकता। हमको मास मूवमेंट, जैसे आज का दिन है, उसको मास मूवमेंट में कन्वर्ट करना, या दाभोलकर की शहादत का दिन है उसको साइंटिफिक टेम्पर डे की तरह से मनाना, वो अपने अंदर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बाकी तरफ से ध्यान हटा करके हम समाज का ध्यान ला सके साइंस की तरफ, वो ये रोल अदा करते हैं। तो वो जो मास एक्टिविटीज हैं उनकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है समाज के अंदर, अहमियत है समाज के अंदर। इन दोनों पे चलना पड़ेगा। ये दोनों रास्ते मुश्किल हैं। जो आपने कहा वो बहुत सही बात है कि मास मूवमेंट के लिए जब तक या तो गवर्नमेंट सपोर्ट हो या पब्लिक की बड़े लेवल के ऊपर सपोर्ट हो, पॉसिबल नहीं है। रथ यात्रा के लिए पब्लिक सपोर्ट मिल जाएगी, गवर्नमेंट की ना भी हो या गवर्नमेंट की छुपी हुई सपोर्ट मिल जाएगी आपको। साइंस के लिए ऐसा कुछ मिलना बहुत मुश्किल काम। तो जब तक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं होगा, जब तक वो छोटे सेंटर क्रिएट नहीं होंगे, ये मास मूवमेंट भी कभी पैदा नहीं किए जा सकते, और अगर पैदा कर भी लिए तो आप इन्हें सस्टेन नहीं कर सकते। वो बहुत जरूरी है। और एक दूसरी चीज, इससे पहले कि और लोग भी सवाल होंगे, लेकिन मैं दूसरी चीज पूछना चाहता था कि एक जो आप मेरे शिकायती रवैया के लिए माफ कीजिएगा, मैं हिसाब से ही कह रहा हूं कि हमारे खेमे में, हमारी बिरादरी में, प्रोग्रेसिव बिरादरी में एक तरह का पॉपुलिज्म का ऐसा जोर है कि हम वैज्ञानिकों को, दार्शनिकों को, चिंतकों को सिर्फ इस पैमाने पर तौलते हैं कि ठीक है, आप लैब में
या इंस्टीट्यूट में साइंस करते हो, अच्छी बात है, और आप अपनी लाइब्रेरी में फिलॉसफी पढ़ते पढ़ाते हो, अच्छी बात है, लेकिन हम तो तुमको तौलेंगे इस बात पर कि तुम चौराहे पर प्रदर्शन में दिखाई पड़े कि नहीं दिखाई पड़े। तो ये जो यानी वैज्ञानिक का भी सोशल कमिटमेंट है, उसका एक पॉपुलिस्ट रूप ही हम पेश करते हैं कि भाई तुम कहाँ थे जब ये लड़ाई चल रही थी, कहाँ थे, उस पे साइन किया कि नहीं। इससे मुझे लगता है कि हम लोगों का जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है उसका रिश्ता वैज्ञानिकों से, चिंतकों से, इंटेलेक्चुअल से अच्छी तरह बैठ नहीं पाता है। तो हमारी पहली मांग उनसे ये होनी चाहिए कि वो बहुत अच्छा साइंस करें, और हम देश की बात तो उतनी नहीं करते, लेकिन जो हमारा सिविलाइजेशन है, जो साउथ एशिया का सिविलाइजेशन है, इसका नाम ऊंचा करें साइंस की दुनिया में, और साइंस दुनिया भर से ले आए, हम लोगों के लिए यहाँ ले आए, और हम लोगों की, तो ये उनका पहला काम है। और इसके साथ साथ अगर वो संघर्षों में शरीक भी होते हैं, या उनमें से जो संघर्षों में शरीक होता है वो और भी सम्मान के योग्य है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन उनसे बुनियादी मांग हमारी ये नहीं है कि आप हर प्रदर्शन में दिखाई पड़ते हैं कि नहीं। तो ये जो हमारे आंदोलन की तरफ से भी जो कि आप लैब में करते हैं तो ये कोई एलीट काम है, और आप केवल रूलिंग क्लास के लिए साइंस कर रहे हैं, और साइंस तो केवल रूलिंग क्लास की नौकरानी है। इस तरह का जो पॉपुलिस्ट डॉगमेटिक रवैया अपनाया जाता है, ये भी मुझे लगता है कि हम लोगों के आंदोलन को फायदा नहीं पहुंचाता रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? मैं इतनी खूबसूरती से शायद ही रख पाता, मैं बिल्कुल आपसे 100% सहमत हूं, क्योंकि आप साइंटिस्ट हो ही नहीं सकते जब तक आप साइंस नहीं कर रहे। फिर तो आप पॉलिटिशियन होते या कार्यकर्ता होते। साइंस करना, साइंस समझना, साइंस को घर लाना, जो आप कह रहे हैं बाहर से अगर हो रही है तो ये पहली जिम्मेदारी। लेकिन आजादी के बाद हुआ क्या? जो बात मैं कह रहा था कि उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर्स की ग्रूमिंग साइंटिस्ट की छत्रछाया में, इंटेलेक्चुअल्स की छत्रछाया में हुई। लेकिन सिर्फ यही नहीं था कि उनकी ग्रूमिंग हो रही थी, अवाम की ग्रूमिंग, और अवाम के साथ भी उनका रिश्ता गहरा था, साइंटिफिक कम्युनिटी का, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी का। आजादी के बाद ये भी हुआ दूसरी तरफ कि साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी ने सोचा अब आजादी मिल गई, अब हमारा काम सिर्फ साइंस करना है। साइंस करने का क्या तरीका है? किताब छापें, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस करें, पेपर पब्लिश करें, एक्सपेरिमेंट्स करते रहें। तो एक लेवल के ऊपर सिर्फ पॉलिटिशियंस से नहीं, उनसे तो एक मैकेनिकल रिश्ता कायम हो गया कि भाई हमें पैसे दे दो तुम, और बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। जनता से भी नाता कट गया साइंटिफिक कम्युनिटी का। ये सबसे ज्यादा घातक हुआ है, और इसी वजह से ये जो बाबाओं का उदय हमें दिखाई देता है, उसकी वजह एक बड़ी ये है कि साइंटिफिक कम्युनिटी का, इंटेलेक्चुअल्स का अवाम से रिश्ता पूरी तरह कट गया। ये घातक बात है। कुछ साइंटिस्ट को, या ज्यादातर साइंटिस्ट को, ये जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी कि वो अपनी साइंस के साथ साथ अवाम तक साइंटिफिक दृष्टिकोण पहुंचाने में लगातार मदद करें। अगर ये रह जाता है तो समाज के अंदर एक डिस्कनेक्ट पैदा होगा, जो आज पैदा हो गया है, और संस्थान खतरे में पड़ जाएंगे जहां वो साइंस करते हैं, जो हमें आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में कभी संस्थान बन ही नहीं पाए, और उसकी वजह ये थी कि साइंटिस्ट का कोई कनेक्ट शुरू से ही नहीं रहा। वहां पर अपरूटेड लोग पहुंचे थे, अपरूटेड साइंटिस्ट पहुंचे थे, दोनों के बीच में कोई तालमेल ही नहीं था। हमारे देश में तालमेल था। हमारे देश में जो पॉलिटिकल लीडरशिप बची, जो जनता थी वो, और जो साइंटिस्ट थी, इनके बीच में एक डिस्कशन था, कनेक्ट था। धीरे 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 वो कनेक्ट खत्म होता चला गया।
तो मैं ये समझता हूं कि दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट की पहली जिम्मेदारी डेफिनेटली साइंस करना है, लेकिन वो साइंस कर ही नहीं पाएगा, और अच्छी साइंस तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर ये दबाव नहीं है कि वो साइंस के लिए खड़ी होने को तैयार। तो मैं आपकी शिकायत, मेरी भी शिकायत, लेकिन इस शिकायत का दूसरा पहलू अवाम की तरफ से भी मैं देखना चाहता हूं। वो नजरिया कि भाई आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हैं, ये भी सवाल किया जा सकता है। शुक्रिया रवि सिन्हा जी और गौरव जी, आपका भी। मैं अभी निवेदन करता हूँ सुभाष गताड़े जी से, वे आए और अपनी एक बात कहें। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर, इस खूबसूरत तकरीर के लिए, व्याख्यान के लिए। और रवि ने इस बात कहा ही है, लेकिन मैं उमंग लाइब्रेरी की तरफ से थोड़ा माफी चाहूंगा, क्योंकि वो एक तरह का ओवर रिएक्शन था आज की, मतलब जो आज हम लोगों ने सिर्फ जूम लिंक बहुत सीमित रखा, चुनिंदा लोगों तक रखा। और जो पिछली बार जो थोड़ी हम लोग की तकनीकी भूलें हुई थी, जिसकी वजह से ज्यादा ओवर रिएक्शन था, तो अगर वो नहीं होता तो ये तकरीर, तो ये व्याख्यान तो अधिक से अधिक लोग सुन सकते थे, और ये अच्छा रहता। और हम लोग कोशिश करेंगे कि फेसबुक के जरिए या यूट्यूब लिंक के जरिए भी इस बात को अधिकाधिक लोग तक पहुंचाएं, और ये कोशिश करेंगे। तो मेरी मेरी भी इसके पहले कि मैं अपनी क्वेरी रखूं, मैं थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा जो नेहरू के बारे में, नेहरू के योगदान के बारे में आप जो बात रख रहे थे। मतलब मुझे बहुत ताज्जुब होता है, मतलब आज जब पढ़ता हूं मैं कि 51-52 में जब पहला चुनाव हो रहा था, आम चुनाव हो रहा था, और उसी वक्त शायद कुंभ मेला का वक्त था, और नेहरू अपने व्याख्यानों में कुंभ मेला का और तमाम चीजों का काफी मजाक उड़ाते थे, और घंटों, मतलब उनकी चुनावी तकरीरें भी घंटों चलती थी, और एक तरह से चुनावी व्याख्यानों में वो जनता के बीच इस बात को डंके की चोट पर कहते थे कि क्या बात है, इस तरह का। तो ये जो जबरदस्त कॉन्फिडेंस नेहरू का था, या वो जो एक पूरा उस पीढ़ी का आप जो कह रहे हैं, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह से रेखांकित किया, और जो हम लोग भूल जाते हैं। मेरा ये था कि आपने बात रखा ही है, लेकिन मैं, मतलब ये जो संक्रमण जो हुआ, अगर आप जो हम एक जमाने में हम नेहरू देखते हैं, या पूरे सारी विपक्षी पार्टियां जब साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन जो आप कह रहे थे, जो उसकी चर्चा आप कर रहे थे, कि वो खुद साथ दे रही है, और में से अधिकतर लोग आस्तिक थे, तमाम धर्म को मानने वाले लोग थे, लेकिन ये साथ दे रही हैं। तो ये जो 70 साल के अंदर, 50 साल के अंदर ये संक्रमण क्यों हो सका? एक जमाने में आजादी के बाद हम नेहरू से या ऐसे लोगों से मिलते हैं, रूबरू होते हैं, तो ये किस वजह से हुआ? मतलब क्या ये प्रॉब्लम कहाँ फंसी हमारी? मतलब ये बात आपकी सही है कि बाबाओं का उदय हुआ, ये बात बिल्कुल सही है, और जो, लेकिन किस किस वजह से पूरा समाज जो 70 साल पहले ज्यादा प्रगति उन्मुख दिखता, समाज का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, जो बहुत प्रोग्रेसिव दिखता था, बहुत, आज की तारीख में उस समाज का अंदर, मतलब कुछ क्या समाज के अंदर क्या प्रॉब्लम था, नहीं था। तो इस चीज को मैं थोड़ा समझना चाहता हूं। आपने इसकी तरफ इशारा किया है, लेकिन मैं समझना चाहता हूं। सुभाष, मेरी समझ, ये सवाल बहुत जटिल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरी समझ जो कहती है, जो मैंने पढ़ा, सोचा, डिस्कस किया, वो ये कहती है कि जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था, कि वो समाज का सेक्शन जो कांग्रेस के अंदर मौजूद था, कम्युनिस्टों को आप छोड़ दीजिए, उनके बीच में एक, जाहिर है कि साइंटिफिक टेम्पर के लिए वो ज्यादा उत्सुक थे, बिकॉज उनको लग रहा था कि साइंटिफिक टेम्पर को इस्तेमाल करके वो नए सेक्शंस तक पहुंच सकते हैं, खासतौर से मिडिल क्लास तक पहुंच सकते हैं। जो कांग्रेस के अंदर एक बहुत एंटी साइंस, एंटी पीपल, एंटी मॉडर्निटी सेक्शन था, उसको ये पूरा कॉन्फिडेंस था कि नेहरू जो लिखते हैं लिखने दो, इंटेलेक्चुअल हैं, लिख सकते हैं, हम इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख सकते, हम इतनी अच्छी लैंग्वेज में वो नहीं लिख सकते, दुनिया में साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन नहीं लिख सकते, हमारा दुनिया में उस तरह से स्टेचर नहीं है, इनकी रिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन जो देश में हालत है,
जो देश में पावर का संतुलन है, सत्ता जिनके हाथ में है, जमींदार हैं, अपर कास्ट हैं, पैसे वाले हैं, या सिर्फ अपनी कास्ट की वजह से उनकी एक पावर है, वो बदलेगा नहीं। उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था उस वक्त। अब धीरे 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 बदलाव आने लगे। एक तरफ कम्युनिकेशन बढ़ी, दूसरी तरफ साइंस मूवमेंट जैसी चीजें उभरी मुल्क के अंदर। संस्थानों में पढ़ के बच्चे जो निकले, उनके ख्यालात में बदलाव आया। नई टेक्नोलॉजी ने हालात बदले, अपने साथ एक कल्चर लेकर के आई। ये सारी चीजें जो थी, उन्होंने जब बदलाव लाना शुरू किया सोच में, तो कहीं कोई अपर कास्ट खड़ा हो गया, कहीं कोई दलित खड़ा हो गया, कहीं मुसलमान खड़ा हो गया, मेरा हक है, मैं जिससे चाहे शादी करूं। किसी लड़की ने कहा मैं स्कूल आगे तक पढ़ूंगी, स्कूल खत्म कर लिया कॉलेज जाऊंगी। किसी दलित ने निकल करके कहा कि मेरा बच्चा भी पढ़ेगा। किसी ने कहा कि मेरे बच्चे को घोड़े पर चढ़ करके अब आना है। किसी ने कहा कि मुझे भेदभाव नहीं करना है, मैं खून देने जा रहा हूं और मैं किसी का भी खून अपना चढ़वा लूंगा, वगैरह। ये जो बदलाव आए, इससे जो जो रूलिंग क्लासेस थी उनमें छटपटाहट पैदा हुई और उनको एक ही तरीका दिखाई दिया, बाबाओं के उदय का तरीका। हमें ये साफ दिखाई देता है कि पॉलिटिकल नेक्सस जो है वो बाबाओं को क्रिएट कर रहा है। बाबा पॉलिटिकल जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पास इसके अलावा और कोई जवाब नहीं है कि ये जो संतुलन बिगड़ना शुरू हुआ, पुराना जो सदियों से चला आ रहा था, और जिसमें दलित को ये मालूम होता था कि वो ऊपर नहीं बैठ सकता, और अपर कास्ट को ये मालूम होता था कि ये नहीं बैठेगा, ये जो अंडरस्टैंडिंग थी ये टूटी। मुसलमान के घर पे जाकर के अपर कास्ट हिंदू सूखी चीजें तो ले लेगा, इलायची तो खा लेगा, और इसी तरह मुसलमान वहां जाकर के सूखी चीज कुछ खा लेगा। ये सारी चीजें टूट रही, नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, बच्चे ट्रेन हो रहे हैं, वो जवान हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वो टेलीविजन देख रहे हैं। ये जो डिस्टॉर्शन था समाज का पुराने का, और नए समाज धीरे धीरे पैदा हो रहा था इसमें से, इसके खिलाफ जागरण शुरू हुए। अगर 70s आपको याद हो तो मैं तो 70s को जागरण का डिकेड कहता हूं हिंदुस्तान में। हर गली कूचे में जागरण हो रहे थे, लाउड स्पीकर लगा लगा करके बच्चों को काम से लगा दिया आपने। उसके बाद का पीरियड अब कावड़ियों का पीरियड है। तो एक मार्केट पैदा करने की पूरी कोशिश थी नई फॉर्म में। जो छितरा हुआ मार्केट था कि भाई एक पटरी पे बैठा हुआ पंडित है, एक छोटा सा कहीं पे मुल्ला है, वो अपनी बात कहता है, उसको धीरे धीरे आपने टेलीविजन तक पहुंचा दिया और टेलीविजन का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचा दिया। तो ये बदलाव, मेरा मानना यह है कि उसका नतीजा है आज मोस्ट रिएक्शनरी सेक्शन जो है देश का, जो थोड़ा आराम से था कि कुछ बदलेगा नहीं, वो परेशान है और वो पूरी तरह से अपने को असर्ट करने में लगा हुआ। ये बदलाव उसका नतीजा है। शुक्रिया सुभाष पताड़े जी आपका। कुछ सवाल फेसबुक से आए हैं, उनमें से आलोक टंडन जी पूछते हैं, when the successful politics of the day is based on religion, how can we develop scientific temper, which according to you is a political decision? क्या नाम बताया आपने? आलोक टंडन जी। आलोक जी, आलोक जी, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा किया आपने पूछ लिया।
मेरा मानना यह है कि हम में से ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं और जो साइंस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और जो सिंसियरली गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी इस्तेमाल करके साइंटिफिक टेम्पर फैलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, आज भी हैं, उन सबकी एक मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग है जिसका हमें लगातार नुकसान हुआ है। और वो मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि साइंस के तथ्य अगर हम अच्छी तरह से पहुंचा दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा मानना यह है कि ऐसा नहीं होता। मेरा मानना यह है कि साइंस बहुत अच्छी आ सकती है आपको, उसके बावजूद आप जिंदगी में पूरी तरह से अनसाइंटिफिक हो सकते हैं। तो हमारा जो साइंस मूवमेंट है उसको पहली बात ये माननी चाहिए कि वो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। हमने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया है। ज्यादातर पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, लेकिन एज अ मूवमेंट हम पॉलिटिकल फोर्स हैं और हम कॉन्शियसनेस बदलने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट करना जरूरी है। दूसरी चीज जरूरी ये है कि हमारा जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो, उस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में ये इनहेरेंट होना चाहिए कि हम जब साइंस पढ़ा रहे हैं, हम जब साइंस पहुंचा रहे हैं, चाहे वो न्यूटन्स लॉज दे रहे हों, चाहे वो हम बात कर रहे हों डार्विनिज्म की, हम साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हम किसी की नॉलेज खाली नहीं बढ़ाना चाहते। साइंस में अक्सर हमारा जो मूवमेंट है वो इसमें फंस जाता है कि वो नॉलेज बढ़ा दे लोगों की, वो इसमें फंस जाता है कि लोग ऑ में आ जाएं, साइंस कितनी खूबसूरत चीज है, कितनी अद्भुत चीज है, कितनी इसके अंदर थ्रिल है। साइंस में जो सामने दिखाई देता है वो नहीं होता, कुछ और हो जाता है, चीजें नीचे के बजाय ऊपर जाने लगती हैं। हम ये दिखा दें और फिर हम समझाएं कि कैसे ऊपर गई चीज जिसे नीचे गिरना था। ये एक बड़ी कमजोरी रही है हमारी। मेरा मानना यह है कि अगर ये 2-3 स्टेप्स साइंस मूवमेंट लेता है तो हम कहीं ज्यादा बेहतर टक्कर दे पाएंगे। शुक्रिया। सुनील साहू जी पूछते हैं, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित होने में विश्वास, आस्था, श्रद्धा, समर्पण, गर्व आदि अवधारणाएं बाधक कार्य नहीं कर रही? मैं आपसे एग्री करता हूं सुनील साहू जी। हमेशा ही आस्था जो है वो बाधा क्रिएट करेगी। ये बात भी सही है कि धर्म से और आस्था से साइंस का हमेशा टकराव नहीं होता है, लेकिन जहां आस्था को लगता है कि आस्था फैलाने में बाधा आ रही साइंस की वजह से, वहां टकराव जरूर होता है। तो जो मेजर चीजें हैं साइंस की, जो हमारी आउटलुक बदल देती हैं, जो हमारे सोच के तरीकों को बदल देती हैं, टकराव वहां होता है। तब आस्था बाधा बन के सामने खड़ी हो जाती है और तब दाभोलकर जैसे लोगों का कत्ल किया जाता है। 12 लोगों को पिछले 6-7 सालों में पाकिस्तान में कत्ल किया गया, 12 लोगों को बांग्लादेश में कत्ल किया गया, 4 दोस्त हमने अपने देश में खोए। रोजा रमानी जी पूछती हैं, यू सेड दैट पीपल कैरीड सैनिटाइजर्स एंड यूज्ड मास्क, but they also participated in programs like switching off lights, sound making, etc. How can we understand this? The survey, Roja ji, says very clearly that only 2.something% people believed that tali and thali and lighting lamp is effective, which means that about 98% people or 97% people did not believe in it. What happens normally is that those who are anti-science, those who are anti-rationality,
those who believe in superstitions are very loud. It appears that the entire country believes in such a thing. However, the data very clearly shows that overwhelming majority did not believe in it. It is only those who get benefited, they amplify their voice. See, the Godi media would amplify their voice. A Baba will amplify their voice. A politician who thinks that he'll get benefited will amplify their voice. But no, majority of the country did not believe in any of these things. इसी के साथ मुझे लगता है कि हम अपने कार्यक्रम के अंत में पहुंच रहे हैं। अगर किसी को जूम से ही अपनी कोई बात रखनी हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करके रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर हम इसको अभी कंक्लूड किया जा सकता है। एक छोटा सवाल था, मतलब क्योंकि गौर साहब ने बोला ही है, लेकिन थोड़ा एक कंक्लूडिंग नोट के तौर पर आज की तारीख में मतलब हम सब मिलके क्या करना चाहिए दिशा में, जो चैलेंज है हमारे सामने, अगर कंक्लूडिंग नोट के तौर पर अगर आप कुछ बात हमें बता सके फिर एक बार, तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल में ये लड़ाई जो है साइंटिफिक टेम्पर की लड़ाई, ये किसी एक क्षेत्र में नहीं लड़ी जानी चाहिए। ये पॉलिटिक्स के, लॉ के, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के, फिलॉसफी के, पॉलिटिक्स के हर क्षेत्र में लड़ने की जरूरत है। और मैं एक्टिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। एक्टिव पॉलिटिक्स का मतलब जब हम किसी को वोट देने जा रहे हैं तो ये देखने की कोशिश करें कि वो क्या साइंस के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है, या वो सुपरस्टिशंस के साथ खड़ा है। तो हर एक क्षेत्र में लड़ने की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिस्ट्स विल लीड this resistance, but this resistance cannot be confined to scientific community, which means everybody has to participate, and therefore we need to be highly inclusive when it comes to fighting for scientific temper. और आसान इसलिए नहीं है कि सत्ता का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दूसरी तरफ है, वो साइंस के खिलाफ है, वो साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ है। वो समझते हुए कि अपने बच्चों को तो मैं साइंस बाहर भेज के पढ़ा लूंगा, मेरे बच्चे तो ऑक्सफोर्ड में डार्विनिज्म भी पढ़ेंगे और मैं यहां पर दूसरों को कर्मकांड पढ़वाऊंगा, क्योंकि उससे फायदा है मुझे। मेरा बच्चा तभी पढ़ सकता है ऑक्सफोर्ड में जब यहां पर दूसरे बच्चे कर्मकांड कर रहे हैं, जब दूसरे बच्चे पामिस्ट्री में लगे हुए हैं। तो ये लड़ाई हमें व्यापक तरीके से लड़नी पड़ेगी और थोड़ा इसको एनलार्ज करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि अगली नस्लें निकल रही हैं और एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बिना भी ये लड़ाई लड़ने को तैयार है। उसका ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से, और दोनों सेंस में कह रहा हूं मैं, एनजीओ भी उसी का हिस्सा मानता हूं मैं, उसके बिना भी इंडिविजुअली भी लड़ने को तैयार है। तो घर से लेकर के ये लड़ाई चौबारों तक लड़नी ही होगी, और मुझे उम्मीद है कि ये सेक्शन लड़ेगा। और आप बहुत मजबूत हैं क्योंकि जनता आपके साथ है। बस एक ही चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि हर आदमी हर वक्त साइंटिफिकली टेम्पर्ड नहीं होता। तो आप तभी अपील कर सकते हो उसको जब वो साइंटिफिकली टेम्पर्ड है, वहीं टच कर सकते हैं। इसलिए कल्चरल कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक मिला जुला सवाल मेरा भी है कि हम ये देख सकते हैं कि साइंस के ऐसे
दो भागों में अगर बांटा जाए कि एक साइंस समाज कल्याण के लिए और साइंस साइंस के लिए। अब समाज कल्याण वाली साइंस जो है उसको हम आम आदमी उसके पक्ष में खड़ा हो सकता है, और दोनों साइंस एक साथ भी हो सकती हैं, अलग अलग होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ भी खड़ा हो सकता है। लेकिन एक आम आदमी को यह बताना कि साइंस साइंस के लिए भी जरूरी है और उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अगर साइंस को केवल समाज कल्याण के लिए किया जाए। तो एक आम आदमी के मन में जैसे बाकी जरूरतें हैं जो कि अभी पॉलिटिसाइज की जा सकती हैं, लेकिन एक ये जरूरत कि साइंस को साइंस के लिए भी किया जाए और ये भी आम आदमी की जरूरत है, इसको कैसे स्थापित किया जा सकता है? देखिए, साइंस तो मेरा मानना यह है, टेक्नोलॉजी छोड़ दीजिए, टेक्नोलॉजी में इसीलिए मैं नहीं जा रहा कि वो ज्यादा मुश्किल एरिया हो जाता है। साइंस सिर्फ और सिर्फ कल्याण के लिए होती है। इसलिए कल्याण के लिए होती है कि वो नॉलेज है, वो आपको ये बताती है कि क्या बुरा हो सकता है, किसका क्या नतीजा हो सकता है, ये अगर किया जाए तो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, ये नॉलेज। तो मैं इस तरह से साइंस को नहीं बांटता कि एक साइंस साइंस के लिए और दूसरी साइंस साइंस समाज के कल्याण के लिए। हमें ये नॉलेज होना कि ये चीज जहर है, इससे मर जाओगे तुम खाओगे, तो ये नॉलेज होना अच्छी बात है, ये तो समाज के कल्याण की बात है। अगर इतना बड़ा बम बना के तुम फाड़ोगे तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, धरती के ऊपर जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये नॉलेज होना अपने अंदर तो समाज के कल्याण की नॉलेज है ना। ये नॉलेज अपने अंदर ऐसी नहीं है कि जिसको आप कहें कि ये एंटी पीपल है, एंटी नॉलेज की बात कर, जिसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी साइंस लेकर के अवाम के बीच में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम साइंटिफिक टेम्पर की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। हम साइंस इसलिए लेकर के जा रहे हैं कि समाज में साइंटिफिक टेम्पर पैदा हो, ये ले जाने वाले को कॉन्शियसली लगातार प्रयास करना चाहिए। अगर ये बात मान ली जाए कि हम साइंस उस तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं जैसे स्कूल में पढ़ाई जाती है या लेबोरेटरी में पढ़ाई जाती है, बल्कि हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि जिंदगी और सोच बदले, तब फिर हम ये कह सकते हैं कि हम साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। और इसीलिए जरूरत इस बात की है कि जो कनेक्ट है साइंटिफिक कम्युनिटी और समाज का, वो टूटे नहीं। ये कनेक्ट दो तरीके से हो सकता है, साइंटिस्ट खुद आए आगे और लोगों के बीच में और अपने बीच में एक रिश्ता पैदा करें, और दूसरी तरफ एक ऐसी फोर्स हो समाज में जिनको साइंस कम्युनिकेटर्स का नाम दिया जाता है, लेकिन मैं उनको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही मानता हूं, जो साइंस पैदा कर रही है नॉलेज, वो लोगों तक ले जाने के लिए वो प्रयास करें। दोनों चीजें एसेंशियल हैं। सिर्फ साइंस कम्युनिकेटर्स के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते, साइंटिस्ट की कम्युनिटी को खुद भी लगातार जनता तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। और हमें दिखाई देता है कोरोना के पीरियड में साइंटिफिक कम्युनिटी ने जो लेबोरेटरीज के अंदर बंद थी, उसने कोशिश की लोगों तक पहुंचने की, और पहुंचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने इस बिजी शेड्यूल में से इतना समय हमारे लिए देने का और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। आशा करते हैं कि फिर से मुलाकात होगी और फिर ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाया जा सकेगा अगली बार। अभी के लिए आप सबका शुक्रिया, और आप सभी का शुक्रिया जो फेसबुक और जूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।